अच्छा जी, वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2023 पेपर 13 का मतलब क्या होता है? पेपर 1 वेरिएंट। ठीक, सही है जी। तो एमसीक्यू नंबर 1, पीपल प्लांट फ्लावर्स इन अ लोकल पार्क, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्लावर्स इन पार्क्स आर अ पब्लिक गुड। फ्लावर्स इन पार्क्स आर अ पब्लिक गुड। देखो, पहली बात, फ्लावर्स आर नॉट अ पब्लिक गुड, ये तो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट इसने मुझे यहाँ पर दी है। ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पार्क जो नॉर्मली होता है ना, वो एक कौसाई पब्लिक गुड होता है। ठीक है, पार्क इज अ कौसाई पब्लिक गुड। अच्छा, वाई इज कौसाई लोकल पार्क का कौसाई पब्लिक गुड? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल का भी सीन होता है जब आप टिकट लगा देते हो पार्क की एंट्रेंस पे, और एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। ऑब्वियसली पार्क एक टाइम पे फुल भी होगा तो राइवलरी एंड नॉन राइवलरी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। सही है। तो फ्लावर्स इन पार्क्स आर नॉट अ पब्लिक गुड, और ये जनरली पार्क की तो बात भी नहीं कर रहा है, ये फ्लावर्स की बात कर रहा है। तो पहली चीज तो फ्लावर्स आर नॉट अ पब्लिक गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर हमारा आंसर होगा। बिकॉज इफ लोकल पीपल कैन लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पार्क, वही बात है, अगर आप टिकट लगा दोगे कि यू कैन लिमिट द पीपल, तो फिर ये एक्सक्लूडेबल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जनरली जब भी वो पेपर में पब्लिक गुड लिखता है ना, तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्योर पब्लिक गुड। ठीक है, तो इट इज नॉट अ प्योर पब्लिक गुड। और ऑप्शन डी भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये अजीब सी बात कर रहा है कि इफ दे आर इंडिविजुअल नॉट आइडेंटिकल इन नेचर, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो सी हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, a government decides that all non-essential businesses must close for 3 months due to a disease pandemic. अब नॉन असेंशियल बिजनेस जो है वो 3 महीने के लिए बंद हो रहे हैं ड्यू टू अ डिजीज पेंडेमिक, जैसे कोविड वाली सिचुएशन होगी। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस पॉलिसी? अब हमें पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो फॉरगॉन वाला सिनेरियो होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इंक्रीज लेजर टाइम फॉर एम्प्लॉइज। नाउ ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही है, सही है, हमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, पीओवी बिजनेस का नहीं है। लाइव्स दैट आर सेव ड्यू टू रिड्यूस डिजीज लेवल्स, अगेन बिजनेस की बात नहीं हो रही। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय असेंशियल बिजनेस, यहाँ पर नॉन असेंशियल बिजनेस की बात हो रही है। तो डी इज द राइट आंसर। द लॉस ऑफ गुड्स फ्रॉम द क्लोज्ड बिजनेसेस, जाहिर सी बात है, अगर आप धंधा बंद कर दोगे, बिजनेस बंद कर दोगे, तो जो गुड्स तुम बना सकते थे वो तुम नहीं बनाओगे, तो दैट विल बी फॉरगॉन। तो डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, द प्रोडक्शन यू कुड हैव डन, जो कि आप नहीं कर रहे ड्यू टू द क्लोजर फॉर 3 months। Question number 3. The diagram shows an economy's production possibility curve. The economy produces combinations of goods and services using all available resources. Now you need to keep in mind कि ये PPC एक straight line PPC हमारे सामने बना हुआ है। तो ये तो बात क्लियर है कि we are talking about a linear PPC। लीनियर पीपीसी वो पीपीसी होता है जहां पर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रीजन क्या होती है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सही है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या सिंपली आप कह सकते हो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बोर्ड आउटवर्ड्स वाला पीपीसी होता है कॉनकेव। एंड इनफाइनाइट रिटर्न्स एक अजीब सी स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वुड बी ए। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, which economic conditions are likely to encourage an increase in enterprise? Now we know that enterprise is a factor of production. बिजनेस की बात हो रही है, ओनर्स की बात हो रही है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात हो रही है, टू कंबाइन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ ये सारे ऑप्शंस में मुझे देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह एनकरेज हो रहा है। तो पहले हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं विदाउट लुकिंग एट द आंसर फर्स्ट, कि भाई क्या आंसर होगा। इंटरेस्ट रेट ऑब्वियस सी बात है कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है पहले के मुकाबले में जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो रही है। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो रही है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ राइज इन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट टैक्स शुड बी लो। व्हाई इट शुड बी लो? बिकॉज जब प्रॉफिट टैक्स लो होगा तो देयर विल बी मोर रिटेन्ड प्रॉफिट्स, मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स अगर कम होगा, देयर विल बी मोर रिटेन्ड प्रॉफिट्स, एंड इफ देयर विल बी मोर रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो दिस शुड बी लो एंड दिस शुड बी लो। अच्छा जी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। नाउ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस शुड बी हाई, because if consumer confidence would be high, people will be able to spend more, they will be willing to spend more, तो it should be high, तभी तो बिजनेस चलेगा। और unemployment should be low, unemployment should be low, why? Because if unemployment is low, इकोनॉमी में इनकम ज्यादा होंगी, इकोनॉमी में इनकम ज्यादा होंगी तो people will be able to spend more, तो unemployment should be low, तो the answer is C। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, when is the price elasticity of demand for a product most likely to be price elastic? Now
प्राइस इलास्टिक वो सिनेरियो होता है, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस brings द लार्जर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ए इज द राइट आंसर कि अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, क्योंकि इफ अ प्रोडक्ट टेक्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माय इनकम एंड इन केस द प्राइस चेंजेस, द प्राइस चेंज विल बी नोटिसेबल बिकॉज वो मेरी इनकम का एक बड़ा हिस्सा लेके जा रहा होगा। तो इस सिनेरियो में देयर विल बी अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल आंसर। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, शॉर्ट रन, नेसेसिटी प्रोडक्ट, फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, ये सारे इन इलास्टिक डिमांड वाले फैक्टर्स है। अ लार्ज चेंज इन प्राइस ब्रिंग द स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्रीटी बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, what is most likely to cause a shift in the supply curve for rice? Now whenever we talk about shift, so we are talking about non price factors, ठीक है जी। a change in the price of the rice, इससे जो है वो supply curve के ऊपर movement आ रही होगी। a change in the price of meat, now meat is a complement, नाउ मीट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर राइस, इसकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। ये डिमांड का फैक्टर है, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा। अ चेंज इन द साइज ऑफ द राइस इंडस्ट्री, यस भाई, अगर राइस की इंडस्ट्री में फर्म्स एंटर करेंगी या फर्म्स लीव करेंगी तो ऑब्वियसली द सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट। सी द राइट आंसर। अ चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर राइस, अगेन दिस इज अ डिमांड फैक्टर विच विल शिफ्ट द डिमांड कर्व। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, a free market is in disequilibrium. Now disequilibrium का मतलब होता है when demand and supply are not equal with a shortage of the product. As the market moves towards the equilibrium, what will happen to the price, the quantity demanded and the quantity supplied? ठीक है भाई, डायग्राम बना लेते हैं। आपको याद होगा कि भाई शॉर्टेज जब भी शो करनी होती है वो ऑलवेज बिलो द इक्विलिब्रियम शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा प्राइस, यहाँ मैंने लिखा क्वांटिटी, यहाँ मैंने लिखा डिमांड सप्लाई, ये मेरा आ गया प्राइस। अब देख लो ये मेरी आ गई क्वांटिटी सप्लाइड, ये मेरी आ गई क्वांटिटी डिमांड। क्लियरली मैंने उसको शो कर दिया शॉर्टेज, क्योंकि शॉर्टेज कब होती है, व्हेन द प्राइस इज टू लो। जब प्राइस टू लो होती है तभी शॉर्टेज होती है। और उस शॉर्टेज की एलिमिनेशन कैसे होती है, जब भी शॉर्टेज होती है देयर इज एन अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। सही है, देयर इज एन अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस, और प्राइस जो है वो ड्यू टू मार्केट फोर्सेस मैकेनिज्म बढ़ना शुरू हो जाती है। और प्राइस मैकेनिज्म अपना काम करता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ग्राफिकली नजर आ रहा है। और मेरे पास एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो दिस इज माई प्राइस P1 एंड दिस इज माई क्वांटिटी। तो प्राइस वुड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड वुड डिक्रीज एंड क्वांटिटी सप्लाइड वुड इंक्रीज। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिक मार्केट फोर्सेज, मार्केट मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये हमारे पास। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड नॉट कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब नॉट का मतलब क्या है, प्राइस के चेंजेस जो है वो डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं करते। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट से जो है वो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ डिमांड फैक्टर। जैसे एक मिसाल मैंने आपको क्लास में दी थी कि अगर भाई गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो पहले के मुकाबले में जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, इससे भी मेरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। मिसाल भाई मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर कोक अपनी प्राइस को बढ़ा देगा तो पहले के मुकाबले में पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, ऑब्वियसली दिस विल कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो सी इज द राइट आंसर। अ चेंज इन द कंज्यूमर इनकम्स, ऑब्वियसली दिस इज द डिमांड फैक्टर व्हिच विल शिफ्ट द डिमांड कर्व। तो 8 का आंसर वुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज जॉइंट सप्लाई मीन। जॉइंट सप्लाई का मतलब होता है बाय प्रोडक्ट वाला सीन। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक पेपर किया था जून 23 का, ये तो वेरिएंट हम कर रहे हैं 3, हमने वेरिएंट 2 में शायद एक क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा हुआ था कि बटर की डिमांड बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, जब बटर की डिमांड बढ़ेगी तो बटर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जब बटर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी। और बटर का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसका सप्लाई का राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अ फर्म कैन चूज बिटवीन अ डिफरेंट रेंज ऑफ गुड्स, नो। अ गुड हैज मल्टीपल यूजेस, नो। अ गुड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अनदर गुड। दूसरा गुड जब ज्यादा बनेगा तो इस गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी, बिकॉज इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट गुड। तो दिस इज व्हाट जॉइंट सप्लाई इज। कंज्यूमर्स कंसिडर टू प्रोडक्ट्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जॉइंटली डिमांडेड या जॉइंट डिमांड। जिस तरह जॉइंट सप्लाई होता है उसी तरह जॉइंट डिमांड भी होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, when the price of a firm's product falls by 5%, the total revenue also falls by 5%। अभी यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि जब प्राइस गिर रही है तो टोटल रेवेन्यू भी गिर रहा है। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। सही है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। ये दो केसेस में होता है। पहला केस यहाँ पर आपका जो आता है वो होता है इनइलास्टिक डिमांड का, जिधर आप हल्की सी प्राइस को गिरा दो, बहुत ज्यादा से प्राइस को गिरा दो तो क्वांटिटी कम से बढ़ेगी और टोटल रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा। और दूसरा केस यहाँ पर आपका हो सकता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सही है,
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब तुम प्राइस को कम करते हो क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एंड टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। अब इस सिनेरियो में हमारे पास जो आंसर होगा ना वो ये वाला केस होगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर डिस्टिंक्शन बताया था बिटवीन इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कि ऑल्दो दोनों में रिलेशन पॉजिटिव है प्राइस और रेवेन्यू का, पर इन परफेक्टली इन इलास्टिक की खास बात ये है कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज रेवेन्यू में आता है। जैसे अगर इन इलास्टिक के केस में मैं प्राइस 10% से कम करूंगा ना तो रेवेन्यू शायद 8% से गिरेगा, क्योंकि बीच में क्वांटिटी हल्की फुल्की बढ़ रही है, पर यहाँ पर क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर प्राइस 5% से गिर रही है तो रेवेन्यू भी 5% से गिरेगा। सही है, तो इधर हमारा आंसर होगा पीडी इज इक्वल्स टू जीरो। सही है, जीरो। इलास्टिक के केस में अगर मैं प्राइस को कम करता हूं तो रेवेन्यू मेरा बढ़ जाता है। इनफाइनाइट इज परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर नॉर्मली प्राइस आपकी चेंज नहीं होती, और अगर प्राइस चेंज हो भी जाएगी तो आपका रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। इफ चेंजेस रेवेन्यू वुड बी जीरो। अगर फॉर एग्जांपल मैं बढ़ा देता हूँ या कम करूंगा तो सब फॉलो कर लेंगे, तो जनरली यहाँ पर हम प्राइस चेंज नहीं करते, तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। और यूनिटरी के केस में क्या होता है, अगर आप प्राइस बढ़ा दो या गिरा दो योर रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। ये वो केस होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू इज ऑलरेडी मैक्सिमाइज, आप कुछ भी कर लो रेवेन्यू सेम ही रहेगा, इसका मतलब आप ऑलरेडी मैक्सिमम रेवेन्यू कमा रहे हो। तो हमारा आंसर जीरो है, जहां पर डिमांड की लाइन एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि क्लियरली मुझे इंडिकेट कर रही है कि जितने से प्राइस कम हो रही है उतने से ही मेरा रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है। ठीक है जी, कोई टेंशन? अब तक बड़ा आसान पेपर चल रहा है ये, वेरी इजी पेपर। सही है, तो आई होप मैं तेज नहीं जा रहा। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन हमारा अब आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। The table shows how an individual's weekly consumption of biscuits and coffees varies with the income. Which statement about the income elasticity of demand YED over the range of income is shown? तो YED का फॉर्मूला क्या होता है? YED का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सही है, अब यहाँ पर परसेंटेज चेंजेस निकाल लेते हैं। इनकम 100 से 150 जा रही है तो 50% का इनकम का चेंज आ रहा है। बिस्किट्स की आप देख लो, यहाँ पर हमारे पास आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 100%। परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर वाई डी निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वाई डी इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पर अगर मैं वाई डी निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 100/50 विच विल बी 2। सही है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है फॉर बिस्किट्स इट इज ग्रेटर देन 1। यस, फॉर बिस्किट्स इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि इट इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। सही है, फॉर बिस्किट्स इट इज जीरो, नो इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर कॉफी इट इज लेस देन 1, नो फॉर कॉफी इट इज मोर देन 1। आपके सामने है 2 आया हुआ है, मैंने वापस इनफाइनाइट का साइन बना दिया। फॉर कॉफी इट इज मोर देन 1, फॉर कॉफी इट इज यूनिटरी, नो इट इज मोर देन 1। यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल्स टू 1, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 11 का आंसर वुड बी। यहाँ तक साथ है सब? एमसीक्यू नंबर 12। यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब जरा सुनना है, इसमें बहुत चीजें बतानी पड़ेंगी मुझे। द डायग्राम शोज 4 सप्लाई कर्व्स। ऑल्दो मैंने आपको पिछले वाले पेपर में और काफी पेपरों में ये चीजें बताई हैं, मैं फिर भी वापस बता रहा हूँ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस, ताकि आप बाद में भी देख सको। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ दिस कर्व इज करेक्ट? नाउ स्टार्ट लुकिंग एट दिस सप्लाई कर्व्स। डब्ल्यू, डब्ल्यू आप देखो, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, ये आपका होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, पिछले पेपर में ये मैंने बताया है, तो मैं अगेन इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको जनरली बताऊंगा सभी। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ये वाला जो सप्लाई कर्व है वो इन इलास्टिक सप्लाई है। अच्छा, ये इनइलास्टिक सप्लाई क्यों है? बट बिकॉज इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस। जो सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से टच होता है ना वो इनइलास्टिक होता है। ये वाला सप्लाई कर्व इलास्टिक है। अच्छा, ये इलास्टिक क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया भाई आपको, जो वो सप्लाई कर्व एक्स वाई एक्सिस को टच कर ले वो इलास्टिक होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेरे ख्याल में ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही है, मुझे थोड़ी टेढ़ी लग रही है पता नहीं, पर ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा। सही है, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट। इन एक्सट्रीम केसेस, in extreme cases PES does not change along the supply curve। अब कौन कौन से एक्सट्रीम केसेस होते हैं मेरे पास? इनफाइनाइट जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, इक्वल्स टू 1 जो कि यूनिटरी है, एंड जीरो जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक सप्लाई कर्व बना दूं ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जो सप्लाई कर्व बन रहा है वो कौन सा होता है? यहाँ पे अपनी तरफ से मैं लिख दूं एफ, तो ये एफ कौन सा सप्लाई कर्व होगा? ये यूनिटरी सप्लाई कर्व होगा।
यूनिटरी सप्लाई वो सप्लाई होता है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जो सप्लाई का ओरिजिन से शुरू हो रहा है वो यूनिटरी है। देखो पीईएस में ना स्लोप मैटर नहीं करती। अगर मैं ओरिजिन से सप्लाई कर यू भी बना दूं या यू भी बना दूं ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो यूनिटरी होगा। अब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि इन द केस ऑफ पीईएस, एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं ना, एक्सट्रीम केसेस कौन कौन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीम केस है, ये एक्सट्रीम केस है, एंड ये एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम केसेस में अलोंग द सप्लाई कर्व पीईएस डज नॉट चेंज, बट जो दो नॉर्मल केसेस होते हैं वहां पर पीईएस डज चेंज। छोटे छोटे दो डायग्राम बना रहा हूँ, जूम करके समझा रहा हूँ, जरा सुनना। यहाँ पर मैंने लिखा प्राइस, यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी और ये वाला, ठीक है। एक सप्लाई कर मैंने बनाया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से टच करके। अब एक्स एक्सिस से जो मैंने टच करके बनाया है वो इनइलास्टिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्लोप। अगर मैं यू भी बना देता ये तब भी इनइलास्टिक ही होता, मैं यू बना देता ये तब भी, मतलब पूरा वर्टिकल नहीं, अगर मैं यूं हल्का सा ही बनाता ये भी इनइलास्टिक होता, ये भी इनइलास्टिक होता, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब मैं इस सप्लाई कर्व पे प्राइस को या क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा ना, और तो सही से लिख देता हूँ, अगर मैं प्राइस या क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो मेरा पीईएस जो है ना वो बढ़ेगा। इसका मतलब अलोंग दी सप्लाई कर्व अगर मेरी क्वांटिटी या प्राइस बढ़ती है ना, तो मेरे अलोंग दी सप्लाई कर्व जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा पीईएस बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब इनइलास्टिक इलास्टिक होना शुरू हो जाएगा रिलेटिवली। और अगर मैं यहाँ पर यही चीज आपसे करूँ इलास्टिक के केस में, अब इलास्टिक सप्लाई कर वाई एक्सिस से शुरू होता है। अब मैं जैसा भी बना लूँ, मैं ऐसा भी बना लूँ, मैं ऐसा बनाऊँ, मैं ऐसा बनाऊँ, बस हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। ऐसे सिनेरियोज में ये सप्लाई कर्व जो है वो इलास्टिक होता है। अब इस वाले कर्व के ऊपर जब मैं प्राइस या क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा ना, तो मेरा पीईएस कम होना शुरू हो जाएगा लॉन्ग की सप्लाई कर्व। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा पीईएस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा पीईएस कम होना शुरू हो जाएगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं। Which statement about the price elasticity of supply of the supply curve is correct? W has a elasticity of zero that will rise. अब देखो W की elasticity zero है क्योंकि perfectly inelastic is zero, पर ये राइज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि एक्सट्रीम केसेस में अलोंग द सप्लाई कर्व पीईएस चेंज नहीं होता। सही है, इट रिमेन्स द सेम। x has an elasticity greater than 1, x की elasticity greater than 1 नहीं है, x की elasticity lesser than 1 है क्योंकि वो inelastic है, एंड वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो राइज होगी। inelastic सप्लाई करने में पीईएस बढ़ता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। w has elasticity greater than 1, oh y has elasticity greater than 1, yes, because y is elastic, that will fall as the price rises, yes, दोनों कंडीशंस मीट हो रही है, दोनों कंडीशंस मीट हो रही है। इलास्टिक में एक तो आपका मोर देन 1 भी होता है और फॉल भी होता है। Z has elasticity of zero. No, Z has elasticity of infinite. That is constant. Yes. तो अगेन पर आंसर मीट नहीं कर रहा। कांस्टेंट वाली बात तो सही है पर इसमें वैल्यू गलत दी हुई है। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड एमसीक्यू, वेरी चैलेंजिंग एमसीक्यू। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस एमसीक्यू रॉन्ग। तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट पीईएस, उसका बहुत फेवरेट टॉपिक है वो पीईएस एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यू नंबर 30, प्रोडक्ट एक्स है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ +2। नाउ +2 हमें पता है कि इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक सप्लाई। while product y has a PES of +1 +0.2, +0.2 का मतलब लेस देन 1 इन इलास्टिक सप्लाई। तो एक जगह पे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी, एक जगह पे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी। अगर डिमांड बढ़ती है तो ये वाला प्रोड्यूसर आराम से जो है ना वो डिमांड को मीट कर लेगा, पर अगर डिमांड बढ़ती है तो ये वाला प्रोड्यूसर जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा, वो डिमांड मीट नहीं कर पाएगा आसानी से क्योंकि उसकी सप्लाई इनइलास्टिक है। Product X has a which statement about product X and Y is correct? X has more substitutes than Y. No, we are talking about PES, not PED. सही है। A 20% price fall will lead to a greater decrease in production of Y. Greater decrease in production of Y नहीं होगा, lesser decrease होगा क्योंकि inelastic supply है Y में, तो उल्टी स्टेटमेंट कह रहा है ये। यहाँ पर X होगा, यहाँ Y आना चाहिए। आफ्टर अ प्राइस राइज इट इज मोर डिफिकल्ट टू इंक्रीज वाई आउटपुट, यस, क्योंकि वाई का प्रोड्यूसर फंसा हुआ है, उसकी सप्लाई इनइलास्टिक है यार, वो नहीं कर सकता। आफ्टर अ प्राइस फॉल ऑफ 10% मोर पीपल वुड बाई एक्स एंड वाई, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड नॉट डिमांड, दिस ऑप्शन इज इररिलेवेंट फॉर अस। सही है, तो 13 का आंसर वुड बी सी। 14, देयर आर 10,000 टिकट्स अवेलेबल टू वॉच अ स्पोर्ट्स फाइनल एट अ नेशनल स्टेडियम। द इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज 20, the government decides to fix an effective minimum price for tickets। अच्छा, पहले बेसिक ग्राफ बना लेते हैं।
यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा प्राइस, यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी। क्वांटिटी फिक्स है, स्टेडियम की बात कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है, ठीक है। तो सप्लाई 10,000 टिकट्स है, ठीक है जी। अच्छा भाई, फिर कह रहा है कि इनिशियल, अच्छा डिमांड कर्व भी कैसा होना चाहिए ये भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। अंडर विच कंडीशंस विल द कंज्यूमर सरप्लस फॉर द टिकट्स डिक्रीज द मोस्ट एज द मिनिमम एज अ रिजल्ट ऑफ द मिनिमम प्राइस। अब एक बात तो क्लियर है कि एक अफेक्टिव मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम होता है, याद है आपको। एक अफेक्टिव मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम होता है जो कि सक्सेसफुली प्राइस को बढ़ा देगा। अब कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा डिक्रीज कब होगा, जब प्राइस में सबसे ज्यादा लार्जर परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। इसका मतलब द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टिकट शुड बी इन इलास्टिक, क्योंकि इन इलास्टिक के केस में देर इज अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब मैं डिमांड का जो यहाँ पर बनाऊंगा वो बहुत ज्यादा स्टीपर बनाऊंगा, सही है। तो मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम तो ये था $20 के ऊपर। पर जब मैं मिनिमम प्राइस लगाऊंगा, और एक बात और ऑब्वियस है, अफेक्टिव मिनिमम प्राइस की बात हो रही है तो इट विल बी अबव 20 ऑब्वियसली। तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, इनको तो आप ऐसे ही काट दो, क्योंकि अगर मैं ये मिनिमम प्राइस लगा देता हूं तो ये इनअफेक्टिव होगा, ये बिलो द इक्विलिब्रियम होगा, बिलो द इक्विलिब्रियम मिनिमम प्राइस इज इनअफेक्टिव। मैं लगाऊंगा यहाँ पे, अब ये आ गया $22 पे मिनिमम प्राइस। प्राइस का सबसे बड़ा चेंज आएगा इन इलास्टिक के केस में, तो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि लेस देन 1 इज इन इलास्टिक, पीईडी में नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। कोई टेंशन यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम shows the impact of a government imposing a unit tax on demerit good। यूनिट टैक्स जो है वो स्पेसिफिक टैक्स होता है जिसमें वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा होता है सेम सप्लाई कर्व्स का, पैरेलल शिफ्ट होता है। एस इज द सप्लाई कर्व बिफोर टैक्स। अब एस मेरा बिफोर टैक्स का सप्लाई कर्व है, तो ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है। एन एस टी इज आफ्टर टैक्स। अब जाहिर है ये मेरा नहीं आएगा, प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट होगा। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द आफ्टर टैक्स रेवेन्यू फॉर द फर्म, रेवेन्यू फॉर द फर्म रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग द डीमैट गुड। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये देखना होगा, मैं आपको एक और चीज यहाँ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो प्राइस 40 है, ये जो प्राइस 40 है, प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है आफ्टर टैक्स, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि टैक्स के बाद जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 40 है। तो प्रोड्यूसर इज रिसीविंग दिस प्राइस, सही है, जो कि $40 है। पर क्या ये पूरे $40 जेब में रख रहा है? नहीं रख रहा। अगर आप न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से, अगर आप न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से जो कि हमारी 5 है, वहां से अगर आप पर यूनिट टैक्स आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे? आप देखोगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, सही है। अब 5 से मैं देखूंगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व, तो दिस इज माय वर्टिकल डिस्टेंस। तो 40 20 ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो मुझे पता चल गया मेरा पर यूनिट टैक्स इज $20, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये पता है कि सेलिंग प्राइस का जो चेंज है ना वो 40 से लेकर 30 है, इसका मतलब ये कंज्यूमर बर्डन का एरिया और नीचे वाला प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता है। अब बात सारी ये है कि प्रोड्यूसर रिसीव तो 40 कर रहा है पर उसकी जेब में बच कितने रहे आफ्टर टैक्स? 20। आफ्टर टैक्स एक्चुअल प्राइस लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर। अब अगर ये मुझसे आफ्टर टैक्स का रेवेन्यू पूछ रहा है प्रोड्यूसर का, मुझे पता है रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, पर विच प्राइस? देखो क्वांटिटी तो 5 ही होगी पर प्राइस कौन सी? मेजोरिटी बच्चे क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और बोलेंगे 200 का, नहीं 40 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 40 80 120। मेरी मैथ बहुत वीक है यार। 40 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 200 ही होगा, सही है 200 ही होगा, सही है 200 ही होगा, सही कह रहा था। अब मेजोरिटी बच्चे आंसर कर देंगे ये, पर ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। इसमें टैक्स की अमाउंट शामिल है, ये आफ्टर टैक्स कह रहा है। आफ्टर टैक्स के लिए मुझे $20 लेना है, क्योंकि आफ्टर टैक्स जो पैसा प्रोड्यूसर के पास बच रहा है वो 20 है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज $100, दिस विल बी माई आंसर। मेजोरिटी बच्चों ने ये वाला आंसर सेलेक्ट करा है, मुझे पता है, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी लिखा हुआ, विच इज अ बिग मिस्टेक। तो बेसिकली अगर मैं एरिया आपको आइडेंटिफाई करके दूं कौन सा होगा, अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वाला एरिया आएगा।
सही है, कोई टेंशन? क्वेश्चन नंबर 16, a government has a policy a government has a policy aim of reducing income inequality. It considers three policies. Which combination of policies would be the most effective? अब जाहिर सी बात है, इंक्रीज इन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ये तो बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर है। टेक मोर फ्रॉम द रिच, तो इंक्रीज करना है। इंक्रीज इन द मिनिमम वेज, यस, बिकॉज इट अफेक्ट्स द लो इनकम हाउस होल्ड्स, अफेक्ट्स लो इनकम हाउस होल्ड्स। जाहिर सी बात है, एक मिनिमम वेज से फायदा एक गरीब को ही होगा, अमीर को तो नहीं होगा। A subsidy on a battery powered cars which cost over $40,000। अब एक गाड़ी 40,000 से ऊपर है, उस पर तुम सब्सिडी लगा रहे हो, क्या हो गया ये? अमीर बंदा ही खरीदेगा ना ये गाड़ी। अगर तुमने ये सब्सिडी दे दी, इट विल बेनिफिट द रिच, नो। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा। सही है। नंबर 17, अभी एमसीक्यू नंबर 17 इज अ बिग डिबेट। इससे रिलेटेड मैंने एग्जामिनर से भी क्वेश्चंस पूछे हैं, इससे रिलेटेड मैंने इंटरनेट पे भी बहुत रिसर्च करी है, इससे रिलेटेड मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैनुअल देखा है, जो ऑफिशियल आपका आईएमएफ का होता है। बुक, 3 बुक्स हैं, जाशेवा, सूजन ग्रैंट, टेरी कुक, तीनों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। इवन केम्ब्रिज इज कंफ्यूज्ड इन दिस। तो मैंने इसको क्रैक डाउन कर लिया है, मैं आपको बिल्कुल सही चीज बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ऑफिशियली अपडेटेड चीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो इस सेशन में भी वैलिड होगी, जो आपका कमिंग सेशन है। अब देखो, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा इशू है रिगार्डिंग रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि रेमिटेंसेस प्राइमरी इनकम में होता है कि सेकेंडरी इनकम में होता है। मैं आपको अब इसका बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ, और मैं आपको बाकायदा कैम्ब्रिज के स्कूल सपोर्ट हब से कमेंट्स भी दिखा रहा हूँ। सही है, पहली चीज तो ये पढ़ लो जो सूजन ग्रैंड में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, अब इस चीज को आप समझो, पहले इसको पढ़ लो। पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ, चलो जनरली कुछ लोग कहते हैं कि रेमिटेंसेज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी इनकम, कुछ लोग कहते हैं रेमिटेंसेज आर पार्ट ऑफ प्राइमरी इनकम। सही है। अब इसका एक डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है। अगर एक बंदा पाकिस्तान से जाता है काम करने दुबई में, और अगर वो दुबई में एक बैंक की नौकरी कर रहा है और एक पक्की नौकरी कर रहा है, और ये वो है, एंड दे आर लिविंग इन दुबई फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा वो रह रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं। सही है। नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मतलब काफी टाइम से रह रहे हैं। तो उस सिनेरियो में वो जो भी पैसे पाकिस्तान में भेजेंगे ना, वो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस तो है, पर वो पाकिस्तान सेकेंडरी इनकम में रिकॉर्ड करेगा। वो पाकिस्तान के इधर रिकॉर्ड करेगा सेकेंडरी इनकम में, और दुबई के भी सेकेंडरी इनकम में से माइनस होगा ये। सही है। पर लेट से मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर गया दुबई में, और एक बिल्डिंग का काम करने गया, सिर्फ एक बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पाकिस्तान से कुछ वर्कर गए दुबई, जैसे ही बुर्ज खलीफा बन गए वापस आ गए। अब कंस्ट्रक्शन की जॉब इज अ टेम्परेरी जॉब, एंड मोस्ट लाइकली दे विल बी बैक इन लेस देन अ ईयर। जब वो लेस देन अ ईयर वापस आएंगे ना, और जैसे लेट से मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर दुबई में काम कर रहा है, और वो अपने गांव में ना अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, क्योंकि जनरली ये गांव वगैरह से लोग जा रहे होते हैं, वो अपनी फैमिली को पैसे भेजेगा। तो वो पैसे किधर काउंट होंगे? वो प्राइमरी इनकम का हिस्सा होगा, क्योंकि वो लेस देन अ ईयर है। तो आपने देखा, ये टाइमिंग का गेम है। इफ यू एक्सपेक्ट द पर्सन टू बी देयर फॉर मोर देन अ ईयर, या वो मोर देन अ ईयर वहां पर रह रहा है, तो उस सिनेरियो में वो जो भी पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, वो दोनों कंट्रीज के सेकेंडरी इनकम में हो रहा होगा। पर अगर वो लेस देन अ ईयर वाली अमाउंट होगी, वो टेम्परेरी जॉब वाली अमाउंट होगी, या वो फ्यू मंथ्स की हिंट दे दे आपको, या फॉर अ लेसर पीरियड ऑफ टाइम की हिंट दे दे, तो आप समझ जाओ कि वो फिर जो है ना, वो प्राइमरी इनकम की ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर देखो, इसने लिखा हुआ भी है सेकेंडरी इनकम में, जरा पढ़ो। One such transfer is remittances. This is the transfer of money from people working in a foreign country for a year or more. For a year or more. तो लेस देन अ ईयर फिर क्या होगा? ये देखो, ये मसला है ना। इसने बोला हुआ है कि रेमिटेंसेज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी इनकम ओनली फॉर अ ईयर या मोर। तो लेस देन अ ईयर फिर का रिकॉर्ड होगा? तो लेस देन अ ईयर प्राइमरी में रिकॉर्ड होगा। लेस देन अ ईयर का रिकॉर्ड होगा, प्राइमरी में रिकॉर्ड होगा। फिर ये चीज कोई मसला? कोई सवाल है तो पूछो यहाँ पे। सही है। अब ये चीज पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा अनक्लियर है, पर देख लो। If you look at the current balance of payment manual BPM 6 or 6th edition, which was last updated in January 22,
You will find that such a transaction should be recorded as a primary income if the sender of the income has been a resident in Europe for less than a year. Less than a year है तो primary income, otherwise it would be secondary income if it is more than a year. Technically, the manual uh, that the sender should be considered a foreign resident if she has been residing overseas for at least a year. I humbly suggest that those who have not yet done so as yet should consider downloading and have a decent look at the BB among other items permitting through the SNAs. At least that should be important for a teacher or anyone else seeking clarity. अब केम्ब्रिज की बुक्स में भी ये अलग अलग लिखा हुआ है हर जगह पे, मसला था ये. I once suggested that current text should have keynotes targeted at addressing key technical issues in much greater detail, and it is so surprising that items which are part of the system of national accounts are not adequately involved in the text. मतलब ये कह रहे हैं कि एक चीज इकोनॉमिक डेटा में आया हुआ है और वेबसाइट्स पे आया हुआ है पर हमारी केम्ब्रिज की बुक्स में अपडेटेड नहीं है. दिस इज द बिग इशू. The manuals are publicly available and the authors must try and maintain authenticity of their work. This also means that teachers must cautious with the delivery. I am very cautious with my delivery क्योंकि मैं बहुत इसमें मेरे 4-5 घंटे आया हूँ इस चीज़ के ऊपर, इस डिबेट के ऊपर. मैंने बहुत टीचर से बात करी, मैंने एग्जामिनर से पूछा, फिर एंड में मैं इस चीज़ पे पहुंचा था. और फिर जब मैंने बाद में स्कूल सपोर्ट होप देखा ना तो वहाँ पर भी ये चीज़ आई हुई थी. इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. आप हर जगह पे देखो इट इज़ डिफरेंट, पर ये मैंने आपको जो चीज़ बताई ना, आप ये परमानेंट चीज़ है, आप इसको याद रख लो. अब मैं एमसीक्यू आपको दिखा रहा हूँ जो हम देख रहे थे. ये देखो अब एमसीक्यू. अब इसका आंसर मुझे आप बताओगे. अब बांग्लादेशी सिटीजन इज एम्प्लॉयड एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर. He sends some of his wages to his families in Bangladesh. How will this be recorded in Qatar's balance of payment? Temporary, less than a year, most likely. It will be recorded as part of the net primary income in Qatar's balance of payment and also in Bangladesh balance of payment. समझ गए? As part of the balance of trade and services, no. ये trade and services होता है आपका, सही है, ये trade and services होता है, balance of trade होता है. सेकेंडरी इनकम यहाँ पर नहीं होगा. एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट यहाँ पर नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंट तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ करंट अकाउंट है, अपडेटेड इस तारीख तक. अगर आगे हो गया अलग बात है. सही है, समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ. अब इसका एक और एमसीक्यू नवंबर 23 पेपर 1 वेरिएंट 1 में भी है, लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 30. वो देखना जरा, मेरे हिसाब से वही है, शायद वही है. वो मैं डालूंगा तो आप देख लेना वीडियो. तो 17, आई होप आई एम क्लियर नाउ. The table gives data for an economy. जीडीपी दिया हुआ है एट करंट प्राइसेस. जीडीपी एट करंट प्राइसेस नॉमिनल जीडीपी होता है, सही है, पता है ना ये. और जीडीपी डिफ्लेटेड दिया हुआ है. इन व्हिच ईयर द रियल जीडीपी डिक्लाइन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर. रियल जीडीपी का फॉर्मूला लगा लो. तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पर अगर मैं 200 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 2 आएगा. यहाँ पर मेरे पास आंसर 220 डिवाइड बाय 109 2.01. यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है 240 डिवाइड बाय 125 विल बी 1.9. तो 2012 में फॉल हुआ है, तो बी आंसर होगा. सही है. तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगेगा बस. ओ रियल जीडीपी. Which policy is most likely to help correct an adverse balance of on the current account of the balance of payment? अब adverse का मतलब नॉर्मली क्या होता है? डेफिसिट, आउटफ्लोस ग्रेटर देन इनफ्लोस. सही है. करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? आउटफ्लोस को कम करूंगा, आउटफ्लोस ऑफ मनी को, एंड इनफ्लोस ऑफ मनी को बढ़ा दूंगा. सही है. एबॉलिशिंग टैरिफ्स गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे. आप इम्पोर्ट्स में से टैक्स हटा दोगे तो मसला होगा ना, सस्ते हो जाएंगे इम्पोर्ट. आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे और इससे आपका वर्सन हो जाएगा करंट अकाउंट. डेप्रिशिएटिंग द करेंसी, यस, क्योंकि जब आप करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी. ये एक स्विचिंग पॉलिसी है. सही है. और इससे आपकी पोजीशन इंप्रूव होगी. रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेस, नो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस को अगर आपने रिड्यूस कर दिया तो पहले के मुकाबले में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी. डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ जाएगी तो लोग जो है वो इससे स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे.
इससे आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और इससे आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी। रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपने रिड्यूस कर दिए तो इससे आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इससे आपके आउटफ्लोज जो है आउटफ्लोज जो है वो बढ़ जाएंगे और इससे भी आपका करंट अकाउंट बढ़ हो जाएगा। और आप इसको इस एलिमेंट से भी देख सकते हो कि जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है ना तो जनरली कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो उससे भी इंपोर्ट बढ़ जाता है। सही है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला थोड़ा क्वेश्चनेबल है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स को टेरिफ अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके अलावा भी अगर आप देखो तो गलती डी आंसर नहीं होगा, बी आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गलती आप नहीं करोगे। 20 in year one, a country's real GDP was 500 billion. In year two, the nominal GDP rose to 77.5 billion, and the prices were increased by 5%. What is the real GDP? अब real GDP निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन हटानी पड़ती है। तो क्या करोगे? 577.5 बिलियन नॉमिनल जीडीपी है, ये 105% है। ये कितना है? ये 105% है। मुझे इसमें से 5% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105, तो मेरे पास आंसर आएगा डी। या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं सिंपली 577.5 को 105 से डिवाइड कर दूँ, फिर भी सेम आंसर आएगा। सही है। ओके। तो इन्फ्लेशन माइनस करनी होती है, मैंने हटा दी। 5% की इन्फ्लेशन। अब ये जो 577.5 है इसमें इन्फ्लेशन शामिल है ना, तो ये 105% है। तो रियल जीडीपी विदाउट इन्फ्लेशन होती है, तो उसको एडजस्ट करेंगे। 21, the table gives national income statistics for an economy. What is the net national income? Net national income का फॉर्मूला क्या होता है? NNI is equals to gross national income minus depreciation. अब डेप्रिसिएशन ये अकाउंटिंग वाला नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल है। जीडीपी का फॉर्मूला हमें पता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जीएनआई का भी फॉर्मूला हमें पता है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सही है। तो पहले जीडीपी निकालते हैं। ये जीडीपी के लिए मदद करेगा मुझे, ये भी जीडीपी के लिए मदद करेगा मुझे, ये भी जीडीपी के लिए मदद करेगा, ये भी जीडीपी के लिए मदद करेगा, और ये माइनस होता है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास 2000 प्लस 500 इज 2500, 3100 एंड माइनस हो जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा। तो 3000 मेरा जीडीपी आ गया। सही है। प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये है -200, तो ये हो जाएगा +-200, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2800। तो GNI 2800, डेप्रिसिएशन कितनी है? 100। तो NNI कितना होगा? 2700। तो A is the right answer. 22, the table shows the relative price of exports compared with imports expressed as an index number. तो ये terms of trade है। This is terms of trade। सही है। अब terms of trade गिर रहा है। terms of trade क्या हो रहा है? गिर रहा है। एक्सपोर्ट प्राइसेस हैव इंक्रीज ईच ईयर। एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ती हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला देख लेता हूँ यहाँ पे। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है ना तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। द जनरल प्राइस लेवल हैव फॉलन। जब डिफ्लेशन होता है ना तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, रिलेटिवली इंपोर्ट महंगा होता है। पर इससे भी बेहतर हमारे पास आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज सी, द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव डिटोरिएटेड। दिस इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड इज कंसर्न्ड विद प्राइसेस, इज रिगार्डिंग प्राइस। सही। सही है। अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू, सही से सुनना, एक ही फ्लो में कराऊंगा बस। कंट्री एक्स एंड वाई ईच एलोकेट हाफ ऑफ देयर रिसोर्सेज, हाफ, 50% towards the manufacturing of shoes and the other half towards the manufacturing of t-shirts. Resources can be used equally effectively in the production of both products in both countries. The table shows the output. Output का मतलब है मैं आसानी से रेशियोज निकाल सकता हूँ। नॉर्मली वो इनपुट्स दे देता है, वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। इनपुट से आपको आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है, फिर रेशियो निकालते हो आप। तो आउटपुट है तो डायरेक्ट निकाल लूंगा। शूज एंड टी शर्ट प्रोड्यूस बाय बोथ कंट्रीज यूजिंग हाफ ऑफ देयर रिसोर्सेज इन ईच केस बिफोर स्पेशलाइजेशन। सही है। तो पहले रेशियोज निकाल लेते हैं। कंट्री एक्स का रेशियो निकाल रहा हूँ, T/S। सही है। तो कंट्री एक्स जो है जब एक टी शर्ट बनाएगी
तो कितने शूज फॉरगो करेगी? 4000 डिवाइडेड बाय 12,000, सही है? तो इट विल बी 0.33, सही है? 0.33 एस। और कंट्री वाई का कैसे निकलेगा? T/S। ये एक टी शर्ट बनाएगी तो कितने शर्ट फॉरगो करेगी? 2000 डिवाइड बाय 8000, सही है? तो ये मेरे पास आएगा 0.25 एस। ठीक है, मेरे पास दो रेशोज आ गए। अब इसी तरीके से मुझे उल्टा रेशो निकालना है, S/T। अगर मैं एक एस बनाता हूँ, एक्स अगर एक एस बनाएगा तो कितने टी शर्ट फॉरगो करेगा? तो 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000, सही, तो भी 3 टी शर्ट्स। एंड वाई की अगर मैं बात करूं, अगर वो S/T करता है तो फिर क्या होगा? 1S/2 8,000 डिवाइडेड बाय 2,000, इट विल बी 4 टी शर्ट्स। तो मेरे पास अभी हर तरह का रेशो आ गया, सही है? एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है और एक रेशो ये है। अब मुझे डिटरमिन करना है कि कौन किस में स्पेशलाइज करेगा, सही है? तो स्पेशलाइजेशन कैसे पता चलेगी? कंट्री एक्स country X will specialize in what? In shirts, सही है? क्योंकि वो शूज, इन शूज वो शूज ज्यादा एफिशिएंटली बना रही है, देखो कम टी शर्ट फॉरगो कर रही है। वाइल कंट्री वाई विल स्पेशलाइज इन व्हाट? टी शर्ट्स, क्योंकि वो कम फॉरगो कर रहा है, सही है? अब देखते हैं जरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे पता है, पर फॉलो करते रहो बस। The opportunity cost of country Y of producing two shoes is 4 t-shirts. No, the ratio is 1:4. तो ये तो गलत हो जाएगा। The opportunity cost of country X producing 1 t-shirt is 4 shoes. No, it is 1:0.3. सही है? The total output of shoes after specialization would be 24,000. अच्छा भाई, अब after specialization पता कैसे चलेगा? भाई मैंने ये डिटरमिन कर लिया कि Y टी-शर्ट में स्पेशलाइज करेगा। अब Y अगर अपने 50% रिसोर्सेज यूज करता है तो वो 8,000 टी-शर्ट बना रहा है। अगर 100% रिसोर्सेज यूज करेगा तो 16,000 टी-शर्ट बनाएगा, ठीक है? और फिर वो वाई बनाएगा ही नहीं, और शूज बनाएगा ही नहीं। और अगर कंट्री एक्स शूज में स्पेशलाइज करती है तो वो 4,000 शूज बना रही है यूजिंग 50% ऑफ द रिसोर्सेज। अगर वो रिमेनिंग 50% भी यहाँ लगा देगी तो वो 8,000 शूज बनाएगी और टी शर्ट बनाएगी ही नहीं। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 8K, 16K, विच विल बी 24K। दिस इज द राइट आंसर। तो फिर डी नहीं हो सकता, तो टोटल आफ्टर स्पेशलाइजेशन 20, इट वुड बी 24,000। समझ आया? क्योंकि ये 50% जो ये बार बार कह रहा था ना, उसी की बेसिस पे ये सवाल हुआ है। क्योंकि स्पेशलाइजेशन के बाद 50% की गेम थी सारी, अदर 50% भी लग जाएंगे तो डबल हो जाएगा आउटपुट। 24। Which government is action is least likely to prevent a fall in the economic growth? बोला ऐसा कौन सा गवर्नमेंट एक्शन है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं गिराएगा? लीस्ट लाइकली टू प्रिवेंट अ फॉल। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गिरा देगा? प्रिवेंट ना, जो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रियल जीडीपी को गिरा देगा? तो ए आंसर है एडिशनल कंट्रोल्स ऑन कमर्शियल बैंक लैंडिंग। अगर आप कमर्शियल बैंक लैंडिंग को कंट्रोल करोगे ना, तो इसका मतलब आप क्रेडिट रेगुलेशन बढ़ा रहे हो, आप लैंडिंग कम कर रहे हो, आप लोन्स कम दे रहे हो, इससे कंजम्पशन कम होगी, इससे इन्वेस्टमेंट कम होगी, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, विच विल लीड टू लेस ग्रोथ। रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स फॉर इमिग्रेशन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने इमिग्रेशन पॉलिसीज वीक कर दी है, मोर लेबर विल बी कमिंग इनटू योर कंट्री, विच विल लीड टू पोटेंशियल ग्रोथ। तो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल्स पर ट्रेड बैरियर हटा दोगे ना तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी का रियल आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, विच विल लीड टू अ ग्रोथ। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कफोर्स, ऑब्वियसली दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, सही है, विच विल लीड टू पोटेंशियल ग्रोथ। 25। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड? का आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब एडी बढ़ रहा है, तो एडी की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, C+I+G+X-M, सही है? तो ए इज द राइट आंसर। नहीं, ए इज नॉट द राइट आंसर, सॉरी, जल्दबाजी में कर लिया। डिक्रीज इन कंपेटिटिवनेस डोमेस्टिकली, सारे ऑप्शन देखने चाहिए। अ डिक्रीज इन द कंपेटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अगर कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी ना तो इससे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो एडी कम हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल,
इससे एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट आ रही होती है। अ डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, भाई मनी सप्लाई को कम करोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो सी कम होगा, आई कम होगा, एडी कम हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता तो डी होगा। डेप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन करोगे तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी। और जनरली हमें ये चीज पता है कि डेप्रिसिएशन से बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है, अगेन डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, पर जनरली सरप्लस होता है तो एडी बढ़ जाता है, तो डी इज द बेटर आंसर, द बेस्ट आंसर। The diagram shows the macroeconomic equilibrium output and price level changing from Y to YP. तो AD to AD1 हो रहा है, AD कम हो रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर AD कम हो रहा है? A is the right answer। एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो AD कम हो रहा है, सही है। लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इससे आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी तो इससे आपका ईडी बढ़ेगा। और मनी सप्लाई अगर इससे बढ़ता है तो मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से एडी बढ़ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। A country had a current account surplus of 141 billion। इसका मतलब, सरप्लस का मतलब होता है कि इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। विच पॉलिसी मेड्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस द सरप्लस। अगर सरप्लस को रिड्यूस करना है तो मुझे जो है वो इनफ्लोज कम करने पड़ेंगे और मुझे जो है वो आउटफ्लोज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ जाएंगी, तो इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो आउटफ्लोज बढ़ेंगे, आउटफ्लोज बढ़ेंगे तो पहले के मुकाबले में दिस सरप्लस विल रिड्यूस। अ डिक्रीज इन रेगुलेशंस टू एनकरेज मोर फॉरेन फर्म्स टू लोकेट इन द कंट्री। अगर हमारी कंट्री में मल्टीनेशनल्स आएंगी तो वो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करेंगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे हमारे इनफ्लोज बढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारा सरप्लस बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, इसकी वजह से इम्पोर्ट महंगा होगा तो इम्पोर्ट जो है वो कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा तो इसकी वजह से आउटफ्लोज कम होगा, आउटफ्लोज कम होगा तो पहले के मुकाबले में सरप्लस बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना इज अ डैम्पनिंग पॉलिसी, सही है, इट इज अ डैम्पनिंग पॉलिसी। आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो कंजम्पशन कम होगी, पहले के मुकाबले में इम्पोर्ट्स कम होंगे, इम्पोर्ट्स कम होंगे तो आउटफ्लोज कम होंगे, आउटफ्लोज कम होंगे तो पहले के मुकाबले में सरप्लस बढ़ जाएगा। तो अगेन दिस कैन नॉट बी एन आंसर। 28, the diagram shows the long run aggregate long aggregate demand and aggregate supply in the short run and LRAL सब दिया हुआ है। which row is correct shift in the short run aggregate supply from SRAS to SRAS1। अब आप देखो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब बढ़ती है? जब कॉस्ट कम होती है। और आप देखो LRAS भी बढ़ रहा है, राइट बढ़ जा रहा है। LRAS कब बढ़ता है? व्हेन देयर इज अ राइज इन द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सही है। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे? ये तो हो ही नहीं सकता, चेंज इन एडी फ्रॉम डब्ल्यू से तो मूवमेंट आ रही है एडी पे। डिक्रीज इन रॉ मटेरियल, यस, इससे एसआरएएस बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो रही है, इससे भी एसआरएएस बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर से एलआरएएस बढ़ेगा, सही है। तो आंसर या तो ए और डी को तो काट दो, या तो ए है या तो बी है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन से एलआरएएस बढ़ता है, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन से एलआरएएस बढ़ता है, तो दिस इज द राइट आंसर। डिक्रीज इन एमिग्रेशन से एलआरएएस कम होगा क्योंकि वर्कर्स कम आएंगे, इससे एलआरएएस जो है वो बढ़ेगा, तो बी इज द राइट आंसर। The diagram shows the imposition of tariff raises the product's world price from 10 to 14. By which did the domestic producer's income increase as a result of the tariff? Increase बोला है, increase how much? Change बताना है। तो domestic supply ये रहा, इनिशियली मेरी domestic supply ये थी at this price, और अब मेरी domestic supply ये हो गई है at this price। तो पहले मेरा अर्लियर मेरा रेवेन्यू कितना था एज अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर? $10 मल्टीप्लाई बाय 20 विच विल बी 200, और मेरा न्यू कितना हो गया? 14 प्राइस है मेरी, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 30 विच विल बी 420। नाउ 420 माइनस 200 इज व्हाट? 220। तो सी द राइट आंसर। इंक्रीज चेंज पूछा था, चेंज। And last MCQ, which approach would the government be most likely to use to eliminate deflation? Deflation को eliminate करना है तो AD को बढ़ाना पड़ता है। एंड इंक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्सेस, इससे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एडी कम हो जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, एडी कम होगा, अगेन दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन। रिडक्शन इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करोगे तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा तो मजीद इकोनॉमी का प्राइस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब ही होता है कि इकोनॉमी का प्राइस लेवल जो है वो कम हो चुका है, एडी बढ़ा के उसको बढ़ाना है।
A reduction in the budget surplus, yes, this is the right answer. Budget surplus क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर मैं बजट डेफिसिट को रिड्यूस कर रहा हूँ ना, तो रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा रहा हूँ और मैं टैक्सेस कम कर रहा हूँ, तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। ये कौन सी पॉलिसी है? दिस इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। थ्रेशोल्ड देख लेते हैं इस पेपर का। 22 पे ए है, 19 पे बी है, सी, डी, ई, बिलो 10। सही। ठीक है, अच्छा पेपर।